अब यहाँ पर पढ़ने और सब चीज़ की चीज़ें क्या होंगे, चेंज होंगे। आपको पढ़ने के कंसेप्ट भी चेंज होंगे, हमें भी थोड़ा पढ़ाने का या नोट्स देने का भी कंसेप्ट चेंज होगा, है ना। तो कई सारे चेंज यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो थ्योरी कंसेप्ट है उस पर ध्यान रखो। थ्योरी कंसेप्ट का ध्यान नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए भी। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। इसी के अंदर एक पहले हमारा था रीस्टार्ट, न्यू बैच था या रीस्टार्ट था, रीस्टार्ट बैच। इसी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, रिएक्ट जेएस, है ना। रिएक्ट जेएस नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया, और इसी के अंदर हम यहाँ से कॉपी और इसमें पेस्ट कर देते हैं इन्फो। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस देखो दिया गया चीजें, ये पढ़ना हमें जेएस ही है, तो कुछ भी है मेड बाई जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई और चीज पढ़ना है, पढ़ना जेएस ही है, और जेएस से बना हुआ सब चीजें हैं। तो अब तक जो हम जेएस पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो वेब के अंदर हमने यूज कर रहे थे, वेब पेज को बनाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या यूज किया था इसके अंदर, HTML। HTML से हमने क्या बनाया, CSS उसके बाद पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े हमने, जावा स्क्रिप्ट, है ना। इस जावा स्क्रिप्ट से कुछ बने हुए हमारे पास क्या थे यहाँ पे, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, है ना। CSS से बने हुए हमने क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। जो इससे हमने लाइब्रेरी फ्रेमवर्क पढ़े हैं, बेसिकली जो हमारा फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप 5, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप है, नया हुआ था बूटस्ट्रैप, जो कि एक फ्रेमवर्क था, उसी से बनाया हुआ हमने यहाँ पर jQuery पढ़े, जो कि क्या था यहाँ पर, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी थी। ठीक, और इसी जेस से बने हुए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं। एक तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ ताकि ग्राफ समझ में आए, जेस से बना हुआ। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, इसी से बना हुआ एक रिएक्ट है। रिएक्ट जेस लाइब्रेरी है, बट धीरे धीरे ये फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, बट मे भी आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो फिलहाल है वो हम jQuery, रिएक्ट जेस जो है वो एक लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे सारे कोर पढ़े हैं, HTML अलग पढ़े थे, CSS अलग और जेएस अलग। उसके बाद हमने क्या पढ़े यहाँ पर कि इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर, ये पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है कि इन सबको चाहे तो हम कंबाइन करके, एक चाहे HTML CSS या जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप, इन सबको कंबाइन करके हम एक ही चीज़ को पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि सारे के सारे कंबाइंड हो जाएंगे, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery सब कुछ आओ तो आपस में कंबाइन कर लो। यानी कि एक पेज को बनाने के लिए सारे चीज़ यूज़ किए हैं पहले अलग अलग, तो आपको अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि एक ही चीज़ें पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, आपस में यूज़ कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। यानी कि अगर आप कहें
कि रिएक्ट से जो हम पेज बनाएंगे, इस पेज के अंदर आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery सब कुछ क्या है, इन्वॉल्व है। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो हमें ये बनाना है। अब ये जो हमें हमारा पेज बनाने का जो टेक्निक था, वो हमारा एक बेसिक टेक्निक था, पहले जो यूज हम करते आ रहे थे कि हमने सबसे पहले क्या करो, HTML बनाओ, फिर उसके बाद CSS लिखो, फिर उसके ऊपर JS लिखो, फिर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए लिखो, फिर फंक्शनलिटी बनाने के लिए हम यहाँ पर jQuery यूज कर रहे थे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने सारे प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो बेसिक फंडा या बनाने का जो तरीके थे, उस तरीके को आप इस तरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है। रिएक्ट बना हुआ है मेड बाय जावास्क्रिप्ट, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन है वो .js है। ठीक है, इसको किसने बनाया यहाँ पर, फेसबुक ने। इसको बनाने वाला जो इसका मेंटेन करता है वो कौन करता है, फेसबुक करता है। ठीक है, ये करता है यहाँ पर, फेसबुक इनको मेंटेन करता है। ऐसे ही इस जे से बना हुआ क्या है, इस जे से बना हुआ एक और भी लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी नहीं बल्कि वो फ्रेमवर्क है, जिसका नाम क्या है, एंगुलर है। एंगुलर, ठीक है, ये एंगुलर जो दिया गया है वो क्या है, फ्रेमवर्क है। यानी कि जो गूगल यहाँ ने गूगल ये किसका बनाया हुआ, वो मेड बाय गूगल का बनाया हुआ है, ये गूगल ने बनाया है ना। ये जो बनाया हुआ है ये गूगल का है। तो वैसे हर एक कंपनियां इस जेस से अपनी चीज़ें बनाने में लगी पड़ी है। जो जो भी अच्छा चीज़ बनाते हैं उसको क्या करते हैं, मार्केट में पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जो काम करना है, हमें ये भी फ्रंट एंड के लिए भी काम करता है, ये भी फ्रंट एंड के लिए भी काम करता है, और ये बाकी सारे जो हमने पढ़े हैं वो भी किसके लिए काम करता है, फ्रंट एंड के लिए। रिएक्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड पे। रिएक्ट भी हम कहाँ यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड पे। एंगुलर भी क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रंट एंड पे ही करेंगे। तो ये फ्रंट एंड को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें आप जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, अब इसमें दिया गया है कि इनमें भी यही सारी चीज़ें हैं, बट इनका काम करने का तरीका अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है, दोनों का अपनी अलग अलग है। तो दोनों ने क्या किया, कुछ अपना काम करने के तरीके अलग अलग बदल दिए हैं, बट दोनों का मोटिव एक ही है कि फ्रंट एंड को डेवलप करना। दोनों का सोर्स एक ही है, मेड बाय जावास्क्रिप्ट। तो मोटिव भी एक ही है और बने भी एक ही चीज़ से हैं, लेकिन बीच में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये जो दिया गया है, एंगुलर जो बनाया गया है, वो आपका MVC, आपने सुने, MVC, मॉडल व्यू एंड कंट्रोल, ये पूरा MVC को फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोल को फॉलो करता है। लेकिन ये क्या काम करता है, जो रिएक्ट जेस है वो इसके अंदर क्या होता है, मॉडल नहीं होते, सिर्फ व्यू होते हैं। सिर्फ किसके लिए होता है ये, व्यू के लिए होता है और कंट्रोल के लिए होता है, और कुछ नहीं, इसके पास मॉडल बनते ही नहीं है। एमबीसी का मतलब ये हो गया चीज़ें कि अगर किसी पेज के ऊपर चीज़ें बनाना है, तो ये होता है कि हमने यहाँ पर व्यू कहीं और कर रहे हैं, मॉडल कहीं और बना रहे हैं, और इस मॉडल और व्यू को कंट्रोल हम क्या कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। मॉडल और व्यू को जो कंट्रोल है वो हम कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, ये एमवीसी का क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें होता है। तो व्यू यहाँ होगा, मॉडल यहाँ बनेगा, और उस मॉडल और व्यू को जो कंट्रोल करेगा वो यहाँ पे कंट्रोल यहाँ यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोल। लेकिन रिएक्ट में ऐसा चीज़ें नहीं होता है। रिएक्ट में सिर्फ क्या होता है, कंट्रोल और व्यू होता है, आप बनाओ और डिस्प्ले करो। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये जो काम करता है वो यहाँ पे करता है। एक और मेन चीज़ें लिख लो यहाँ पे, ये जो चीज़ काम करता है वो आपको करता है टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब हो गया कि एक डेटा एक बार में दो काम करता है, एक वेरिएबल, एक फंक्शन एक बार में दो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग।
ये जो काम करता है वो टू वे डेटा बाइंडिंग पे काम करता है, डेटा बाइंडिंग पे काम करता है। लेकिन जो रिएक्ट है वो सिंगल डेटा बाइंडिंग पे काम करता है। इसके पास है नहीं डेटा उस तरह के बाइंड, क्योंकि यहाँ पे मॉडल है ही नहीं। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने दे दिया a इक्वल 10, ध्यान से समझना, 10 हमने दे दिया। अब इस 10 को हमने क्या कर दिया कि यहाँ भी डिस्प्ले कर दिया और उसको हमने यहाँ भी कंट्रोल कर लिए, है ना। एक बार में दो काम करता है कि मॉडल से डेटा ले भी आ सकता है और डेटा को डिस्प्ले भी कर सकता है, यानी कि एक वेरिएबल एक बार में कितना काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। दैट इज द टू वे डेटा बाइंडिंग। और ये जो काम करता है वो सिंगल वे डेटा बाइंडिंग में काम, जो हम जितने भी जावास्क्रिप्ट में काम किए हैं वो जनरली क्या काम किया हमने, सिंगल डेटा बाइंडिंग में काम। हमने यहाँ से डेटा गेट किया और यहाँ सेट कर दिया, तो एक बार में तो एक ही काम हो रहा है, या तो डेटा गेट हो रहा है या फिर डेटा सेट हो रहा है। तो सिंगल वे डेटा बाइंडिंग पर हमने काम किया। बट एंगुलर के ऐसा अंदर बनाया गया है, जो एक ऐसा मॉडल बनाया गया है कि उस मॉडल के थ्रू हम डेटा को गेट और सेट एक साथ में दो काम कर सकते हैं। तो पूरा एमवीसी का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जबकि ये नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे, बट जनरली दो तीन डिफरेंस बता दिए कि टू वे डेटा बाइंडिंग, एमवीसी ये सिंगल वे डेटा बाइंडिंग और नॉन एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसको बनाने वाली कंपनी फेसबुक है, इसको गूगल है, ये लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क है। समझा? कोई पूछेगा तो बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट जेएस? यस सर। थोड़ा वो चार और तो बता ही सकते हैं, तो चार हमने यहाँ पे बताए हैं, आगे और भी बताए। यस सर। तो हमें इनको सीखना है। अच्छा, इसको सीखने के लिए हमें कुछ जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को भी चेंज करने होंगे। अब जो हमने जावास्क्रिप्ट सीखे हैं वो हम सिर्फ ब्राउजर पे रन करने के लिए सीखे हैं। इसके लिए आपको नोड जेएस भी सीखना होगा। नोड जेएस के सर बारे में क्या है, नोड जेएस क्या सर होता है? एक कंफ्यूजन था सर, कुछ पूछना था। हेलो। हाँ जी, बताओ क्या नाम है? उत्कर्ष। यस सर। जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि सर जो नोड जेएस है उसको सर क्या हम बैकग्राउंड में भी मतलब बैकएंड में भी यूज करते हैं क्या उसका? बैकएंड के लिए ही है वो। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझिए उसको, समझ में आ जाएगा वो। ओके। ठीक है। हमने यहाँ बताया, देखो रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ना। ओपन सोर्स का मतलब आप लोगों को पता होता क्या है? जिसको हम, जिसका सोर्स कोड हम यस सर। देख सकते हैं उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने जो भी पढ़े यस सर। हैं बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी, वो हमारे सब सब ओपन सोर्स थे। उनके सारे सोर्स कोड को हम देख रहे थे। किसके लिए दिए गए? इस बारिश है, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो दिया गया है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। किसके लिए दिया गया है? यूआई के लिए दिया गया है। वो यूआई आप चाहे मोबाइल का बनाओ, चाहे डेस्कटॉप का बनाओ, चाहे
वेब एप्लीकेशन के लिए बनाओ या नेटिव एप्लीकेशन के लिए बनाओ, किसी के लिए ही बनाओ, वो हर जगह काम करेगा इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट। ये कंपोनेंट बेस पे बने हुए हैं, यानी कि इसका सबसे जो बेस्ट स्ट्रक्चर बनाने का चीज़ें है वो है अलग अलग कंपोनेंट बनाना। आप छोटे छोटे पार्ट में बना बना कर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को एक साथ में इंटीग्रेट करा सकते हैं। ये कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है, मेंटेन बाय मेटा एंड कम्युनिटी दिया गया इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए है ना, लिखा गया ना यहाँ पर ऑफ इंडिविजुअल। आप इससे बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, आपने इस पे बड़े अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट जिससे पोर्टल होते हैं वो नहीं बना पाएंगे आप यहाँ पे। बड़े बड़े पोर्टल्स जो बनते हैं वो इसमें नहीं बनेंगे, ये बनाया गया वेबसाइट्स वगैरह के लिए। इंडिविजुअल वेबसाइट्स बनानी है, 8 पेज 10 पेज का सिंगल एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, छोटे मोटे यहाँ पर पैनल्स बनाने हैं, तो आप रिएक्ट का यूज अच्छे से कर सकते हैं। पोर्टल्स के अंदर इतनी एक्सेसिबिलिटी इसके पास नहीं है, लोग बना रहे हैं ऐसी बात नहीं है अब, लेकिन ये खुद कहता है कि भाई हम इतने बड़े काम नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए है। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा कि इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बना सकता है, अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बना सकता है। फेसबुक ने खुद ही इसको डेवलप किया है और फेसबुक खुद ही अपनी साइट में यूज़ नहीं करता अभी इसको, थोड़ा बहुत एक ब्लॉग्स के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इसको अपने खुद अभी लाइब्रेरी पे भरोसा नहीं है, तो वो दूसरे के चीज़ यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है चीज़ें, परफेक्ट यूज़ होता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम ऐसे कुछ स्टेबल वर्जन फॉर बड़ी कंपनी के लिए बना दें, तो वो बड़ी कंपनी आप इनके ऊपर उतनी भरोसा नहीं करती। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। आपको एक साइट बनानी है तो इससे बढ़िया कुछ चीज़ें नहीं, एंगुलर नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दीजिए कि नहीं हमें एक गवर्नमेंट की पोर्टल्स बनाने हैं, तो गवर्नमेंट भरोसा ही नहीं करेगी इसके ऊपर, इसलिए नहीं कर पाएगी यहाँ पर, कभी इनका जो स्ट्रक्चर है वो कोई बेस है ही नहीं, इनका कोई बेस नहीं है। वैसे ही पेजेस बनाओ आपस में लिंक करते जाओ, पेज बनाओ आपस में लिंक करते जाओ, इनकी राउटिंग परफेक्ट नहीं है अभी, उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साफ यहाँ पे इन्होंने लिख दिए किसके लिए है, ये इंडिविजुअल है। तो ये चीज़ें अभी ये डेवलप कर रहे हैं, और मतलब इस तरह का अपना प्रॉपर यूज़ नहीं है, लोग यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में नया है। लेकिन अगर पोर्टल्स बनाना है या वेब के अच्छे एप्लीकेशंस बनाने, बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो एंगुलर बेटर है। ठीक है, तो लोग आज के, हाँ जी सर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है? बताएंगे सर, यहाँ पे बताएंगे लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में डिफरेंस। ठीक है, प्रैक्टिकल आप बताएंगे यहाँ पे, वर्बली बता के थक गए, प्रैक्टिकल बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे दिया गई चीज़ें किसके लिए, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, चाहे वो मोबाइल हो या सर्वर रेंडर पेज, जिससे सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो आप किसी के लिए इनका यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट जेस के साथ में कोलैबोरेट किए हैं। नेक्स्ट जेस भी एक बैकएंड के लिए होता है, उनके साथ में उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट कर लिए, और कोलैबोरेट करने के लिए मतलब कोलैबोरेट करने के बाद इन्होंने और अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा क्या कर दिए, वाइड एरिया पर लेके आए। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए यूज हम करते हैं, जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। ये इनके की फीचर है, बाकी थ्योरी पढ़ लेना आप लोग यहाँ पे। इसको इंस्टॉल करने के लिए या इसको चलाने के लिए आपके सिस्टम के अंदर जो इंस्टॉल होना चाहिए, वो इंस्टॉल होने वाली चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले आपके यहाँ पर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, गिट बैश इंस्टॉल कर लेना, और तीसरा चीज़ है कि गिट का अकाउंट क्रिएट कर लेना, क्रिएट गिट अकाउंट कर लेना। क्योंकि अब जो यहाँ पे हम आप लोगों को नोट्स देंगे वो गिट के थ्रू देंगे, वो हम आपको मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे।
मतलब अगर आपको नोड.जेएस ये रिएक्ट पढ़ना होगा, सबसे पहले नोड.जेएस को आपको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है। उसके बाद गिट बैश भी एक होता है, छोटा सा आईडी होता है, उनको भी इंस्टॉल करने होंगे। उसके बाद गिट के ऊपर आपको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो क्रिएट हमने क्या करना है, गिट अकाउंट आपको करना है। नोड.जेएस आपको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। क्यों करना है नोड.जेएस इंस्टॉल, उनका मैं ग्राफ बनाता हूँ। फिलहाल आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करने होंगे, उसके लिए अपनी साइट दी गई यहाँ पर, यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लेना नोड.जेएस। नेट ही नहीं चल रहा है, लोग हैं, बच्चे कुछ हैं अभी। आज नेट ही नहीं चल रहा नो इंटरनेट कनेक्शन। है। हैं ये जब तक है तब तक है, रिफ्रेश करेंगे तो सब गायब हो जाएंगे, इसलिए रिफ्रेश यस नहीं सर। कर रहा, है ना। छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, पढ़ लेते हैं। ये चीज समझ में आया। अब देखो नोड.जेएस क्यों बनाया गया है। नेट चलेगा तो मैं बता दूंगा यूआरएल डाउनलोड करने के लिए, अभी नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। नोड.जेएस देखो दिया गया चीज है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो हमारा ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने जेएस फाइल को चलाते हैं। तो जेएस फाइल को चलाने के लिए हम क्या करें, मान लो हमने एक जेएस फाइल बनाया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जेएस फाइल। इस फाइल को हम ब्राउजर पे चलाने के लिए क्या करते हैं, आप डायरेक्टली क्या करते हो, फाइल बनाया और उस फाइल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं, यही करते हैं ना। बट डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो आपने इसमें कोड लिखे हैं, आपका कोड डायरेक्टली ब्राउजर समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। तो क्या होता है कि इनके बीच में यहीं पे क्या लगा है, एक कंपाइलर लगा हुआ है। वो कंपाइलर क्या करता है कि जो आपने कोड लिखे हो, इन कोड को यहाँ पे कंपाइल करता है और फाइनल क्या करता है, आउटपुट देता है ब्राउजर को, जो कि आपका मशीन कोड होगा। यही काम करता है ना। आपने जो यहाँ पे कोड लिखते हो जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी या एचटीएमएल या सीएसएस का, वो हमारा होता है एक असेंबली लैंग्वेज। उस असेंबली लैंग्वेज को हम यहाँ पे लिखते हैं और हम ब्राउजर के ऊपर जाकर क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको। उस कंपाइलर का जो नाम है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, V8 इंजन, बताया था ना। उस कंपाइलर का नाम है V8 इंजन। इस V8 इंजन ने क्या करता है कि इस कोड को कंपाइल करता है और वापस क्या करता है, मशीन में इसको कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन क्या करता है, इसको रीड करता है, ब्राउजर इसको रीड करता है ना। ब्राउजर क्या है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ब्राउजर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हो ना, मोजिला फायरफॉक्स को सिस्टम में इंस्टॉल करते हो ना, तो सिस्टम के अंदर जब वो एप्लीकेशन चलता है तो उसके अंदर वो ब्राउजिंग होता है, मशीन के अंदर वो ब्राउजिंग होता है, ठीक है। तो एक सर्च इंजन है वो, उस इंजन के अंदर ये सारे के सारे जो आपके कन्वर्टर होते हैं वो लगे होते हैं। वो कन्वर्टर क्या करते हैं, कोड को कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ पे HTML CSS भी लिखते हो ना, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने HTML लिख दिया HTML रीड हो जाता है, नहीं। बीच में क्या होता है, वो कंपाइल होता है और कंपाइल होने के बाद उसको ब्राउजर डिस्प्ले करता है, यही काम होता है। अब सोचो कि अब हमारे पास अभी एक JS की फाइलें होती है तो हम इजली इसको रन करा लेते हैं, तो हमें कितना प्रॉब्लम होता है एक JS फाइल लिखने में। और जब हम बैकएंड पे एप्लीकेशन या रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनाएंगे, तो रिएक्ट के ऊपर एक बार में हमारे पास बहुत सारी फाइलें क्रिएट होती हैं। एक बार में कितनी फाइलें क्रिएट होती है रिएक्ट में, फिर भी फोल्डर 7 होते हैं, बट फाइलें का इन्फॉर्मेशन कितने हो, तकरीबन 1400 फाइलें क्रिएट करता है एक बार में, एक दो फाइलें नहीं। हाँ जी, 1400 फाइलें पैकेजेस क्रिएटेड होते हैं, एक दो नहीं, 100-200 नहीं। सोचो कि अगर उतनी फाइलें क्रिएट कर रहा है वो, मशीन कन्वर्ट कर रहा है चीज़ों को,
तो हम एक फाइलें लगाने में तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, भाई फाइलें लिंक नहीं हो रही है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, इसमें कैपिटल हो गया, इसमें स्पेस छूट गया, इसमें कॉमा लग गया। दोस्तों कितनी सारी फाइलें क्रिएट करता है ना। आप एक छोटे से प्रोग्राम को बनाते हो तो आप HTML लिखते हो, आप CSS लिखते हो, आप JS लिखते हो, तब तो छोटा सा प्रोग्राम बनता है। वो तो पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन ही बना रहा है। तो फाइल रीड करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाएगा, राइट करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाएगा, डिलीट करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाएगा, वहाँ पे एरर चेक करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाएगा, इंस्पेक्ट करने के लिए अलग मॉड्यूल बनाएगा, हर एक तरह के मॉड्यूल्स बनाएगा ना एप्लीकेशन के अंदर। तो एक बार में इतने सारे मॉड्यूल क्रिएट करता है वो। तो सोचो कि अगर एक फाइलें बनाने में या रीड करने में ब्राउजर को कितना टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। अगर हम यहाँ पे 1400 फाइलें बना दे तो कितने फाइलें लगेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई आगे पीछे हो गया तो आपका चलेगा ही नहीं। तो इस मॉड्यूल के लिए, इस तरह की फाइलें को बनाने के लिए क्या बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि भाई इतनी सारी फाइलें हो तो आप यहाँ पे कन्वर्ट ना करो, बल्कि इन सारी फाइलों को कन्वर्ट हम क्या कर देंगे, Node.js एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम कर सकते हैं। Node.js बना दिया, एक छोटा सा C++ से क्या बना दिया, सॉफ्टवेयर। ब्राउजर भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मोजिला क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही कोड रन होते हैं। वहीं इसी तरह क्या कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया Node.js। उस Node.js के ऊपर क्या कर दिया कि ये जो लाइब्रेरी दी गई है, क्योंकि इस फाइल को भी यहाँ पे रन करोगे, बट यहाँ पे रन करने के लिए भी क्या चाहिए आपको, कंपाइलर चाहिए। बिना कंपाइलर का कोड तो यहाँ रन होगा नहीं। तो यहीं वेट इंजन को उठाया और क्या कर दिया, यहीं पे रख दिया। इसी V8 इंजन को उठा करके क्या कर दिया, इसमें से निकाला और इसमें क्या कर दिया है, रख दिया है। और ये जब जो भी आपका JS फाइल होगा वो मशीन के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, कंपाइल होंगे और वापस क्या होंगे, ब्राउजर के ऊपर यहाँ पर रीड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्राउजर नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कंसोल दिखता है। यहाँ पे सिर्फ मशीन है, डेटा को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो डिस्प्ले नहीं कराएगा। इसका काम है डेटा को बस कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करने के अलावा, क्योंकि यहाँ पर अगर करता तो उसको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। जैसे हम क्या करते हैं, और देखते हैं ना कि भाई अगर हम जैसे घर में होते हैं ना कि हम मोटर गड़वाते हैं, मोटर हैंडपम्प, क्या करते हैं 1 kV के लगाते हैं, थोड़ा पानी क्या करता है, कम देता है। और वहीं क्या लगा दो, 5 kV के लगा दो तो क्या करेगा, ज़्यादा देगा ना। तो यही चीज़ दिया गया यहाँ पर कि अगर इसमें हम लगाएंगे तो 1-2 फाइलों के लिए तो सही है, बट जब हमारे पास बहुत बड़ी फाइलें हैं कि ब्राउज़र कन्वर्ट नहीं जल्दी कर पाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा करने में, तो साइटें क्या हो जाएगी, वेटेड हो जाएगी, चलेगी नहीं, स्लो हो जाएगी। तो उसके लिए एक मशीन बना दिया यहाँ पर। तो उस मशीन के ऊपर क्या करो, सारी फाइलों को कन्वर्ट कर लो। और ये जो कन्वर्ट होंगे कोड होंगे, ये कोड आपको यहाँ पर क्या होंगे, दिखेंगे। अब इस कोड को वापस अगर ब्राउज़र पर भेजना है तो यहाँ पर एक मॉड्यूल ऐड कर दिया है, जिस मॉड्यूल का नाम क्या है, HTTP मॉड्यूल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्योंकि ये कोड तो यहाँ पे कंपाइल कर दिया, मशीन में कन्वर्ट कर दिया, और उस सारे कोड को उठा के क्या भेज देता है, ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो उस ब्राउजर पे भेजने के लिए रिएक्ट ने क्या किया कि पीछे HTTP मॉड्यूल ऐड किया है, यूज किया है। HTTP मॉड्यूल का रोल ही होता है सिर्फ डेटा को क्या करना, ट्रांसफर करना। उसका नाम ही दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, का मतलब था एड्रेस। Node.js क्या करेगा, इस पर ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे फाइलें। ठीक है, वो क्या होगा, ब्राउजर पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बनाया गया है आर्किटेक्चर Node.js का। रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, सर्वर से रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो कहाँ जाएगा, वो उसमें जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, ब्राउजर पे आएगा। तो HTTP मेथड यही काम करता है कि डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। कन्वर्ट कहीं और करा लिए, डेटा ट्रांसफर कहीं और करा लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते तो उतनी बड़ी फाइलें को कन्वर्ट।
हाँ वो भी होते हैं मॉडल्स, दैट इज सब 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 वो कन्वर्टर एक तरह के, बट उसमें दिया गया कि उसमें एक बस ये दिया होता है कि उसमें एक SSL फीचर्स लगे होते हैं, HTTPS। ग्राफ समझ में आया? HTTP का रोल क्या है, Node.js का रोल क्या है? बस उसका काम है सिर्फ कंपाइल करना, कंपाइल के अलावा और कुछ काम नहीं है उसके पास। कोड को उठाया, कंपाइल कर दिया, यही होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जेस की फाइलें बनाएंगे, फिर नोड पे रन कराएंगे, फिर ब्राउजर के ऊपर उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें है ना, प्रोसेस है ना, अगर हम नोड से सीखेंगे तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे। लेकिन हम सीख रहे हैं रिएक्ट, इस रिएक्ट के अंदर ये सारे प्रोसेस किसी ने क्या कर दिया है, पूरा प्रोसेस किसी ने बना के रख दिया है। हमें बस एक कमांड देंगे और ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं होगी। वेब एप्लीकेशन का प्रोसेस है और एक कमांड पे सारे काम करेगा। रिएक्ट ऐसे ही काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। अगर हम नोड.js खुद लिखेंगे, सर्वर खुद बनाएंगे, पोर्ट खुद बनाएंगे, सब कुछ जब हम खुद बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि काम कैसे कर रहा है, वहां पे हम खुद एक एक करके चीजें बताएंगे आपको। लेकिन जब हम रिएक्ट के अंदर कर रहे हैं तो सारा प्रोसेस पहले से किसी ने बनाया है, क्योंकि लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर पहले से लिखा गया चीजें हैं। एक कमांड देंगे सारा प्रोसेस हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। कुछ नहीं, बस डायग्राम कहो या फिर इसमें प्रोसेस फ्लो कहो, हाँ, या फिर कहो कि आर्किटेक्चर है इसका, यही काम करने का तरीका यही है इसका, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो मार्केट में नोड.js का रोल यही है, सिर्फ बड़े से बड़े जेस फाइल को कंपाइल करना, दैट्स ऑल। और उसके अंदर कौन सा इंजन लगा हुआ है, रिएक्ट इंजन लगा हुआ है गूगल क्रोम का, जो कंपाइल फास्ट करता है। अब इसमें जो काम हमें करना है चीजें, एक तो ये हो गया नोट्स। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं या फिर गायब ही हो गए? कैसे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सर। ठीक है, हमारा गूगल तो नहीं चल रहा है बट अब तक आवाज जा रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि सर रिफ्रेश नहीं हुआ, अगर सर रिफ्रेश कर दिए पेज तो नहीं नहीं, रिफ्रेश करना ही नहीं है, वैसे ही चलो, हमारा गूगल चले या ना चले, यस सर। ठीक है। हम तब तक थ्योरी पढ़ लेते हैं, तब तक अब चलेगा तब मैं बता दूंगा आपको कि डाउनलोड करोगे तो आ जाए। दूसरी चीज़ है कि इसमें जब आप काम करोगे GUI पे भी काम करना है आपको, CLI वर्सेज GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, इससे भी काम करना है आपको। तो जब हम यहाँ पर हम मोस्टली जो काम करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर CLI पे, यहाँ पे तो CLI पे काम करना है, कमांड पे। आपने कमांड दिया, डिज़ाइन बन के आ गया, कमांड दिया, फाइल क्रिएट हो गया, कमांड दिया, डिलीट हो गया, ठीक है। सब कुछ आपको कमांड सिस्टम पे काम करना है। बाकी हमें GUI का मतलब होता है कि जब हम ग्राफिक जो डेटा का आउटपुट आएगा वो हम GUI पर देखेंगे एक तरह का, तो हमें GUI यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, हमें मोस्टली जो काम करना है वो CLI पे काम करना है। साथ में यहाँ पे क्या करना है कि जब आप इस Node.js पे काम करेंगे, इस पे भी आगे चल के हम काम करेंगे, तो इसके अंदर होता है यहाँ पर फ्लैग। फ्लैग हम किसको बोलते हैं? फ्लैग वर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? फ्लैग मतलब झंडा होता है, नहीं, फ्लैग का मतलब होता है यहाँ पे शॉर्ट की, यहाँ पे शॉर्ट की होता है, यस सर। ठीक है। जैसे आप अपने बाकी चीज़ों में आप यूज़ करते हैं ना कि शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, Ctrl+N, Ctrl+C, Ctrl+C, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल वगैरह जो भी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे उनको हम फ्लैग बोलेंगे। जैसे
मान लो अगर हमने यहाँ पे क्या करते हैं, ये नोड जेस हमारा पहले से देखो यहाँ पे इंस्टॉल है हमारे सिस्टम के अंदर, नोड जेस, ये नोड जेस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, CMD, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है, CMD की तरह दिखाई दे रहा है ना। ये आपका नोड जेस है, ये आपका CMD है। इन दोनों में कोई फर्क दिखाई दे रहा है? दोनों ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहे हैं। दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। इनका अपना कोई GUI दिखाई दे रहा है? सब CLI फॉर्म में है, कमांड लाइन में है। जो चीज़ हम यहाँ पे देंगे, अगर मान लो हम यहाँ पे देते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन सा चीज़ इंस्टॉल है, या उसका जो भी आपको हमें देना है, जैसे मान लो अगर हमें देते हैं कंसोल, काम करेगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए क्योंकि CLI जो हमारा दिया यहाँ पे जो हमने लिखे हैं CMD लिखे हैं, कमांड लाइन किसका है? हमारे पूरे सिस्टम का है ना। तो पूरे सिस्टम में तो हमारा V8 इंजन स्टोर नहीं है ना। V8 इंजन किसके अंदर है? सिर्फ नोड के अंदर, Node.js। सिर्फ नोड के अंदर है। अगर यही कमांड हम क्या करते हैं, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कंसोल हो गया चीज़ें, ये हमारा नोड, यहाँ पर नोड के अंदर कंसोल काम कर रहा है, यानी कि V8 इंजन काम कर रहा है। यही चीज़ें अगर हम ब्राउज़र में जाते हैं यहाँ पे और इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, तो ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मान लो हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 200 प्लस 600, मैंने इंटर नहीं किया ना, उसका एग्जीक्यूशन पहले दिखाई दे रहा है आपको, ये आउटपुट आएगा अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो, एंटर करते हैं आ गया। वही चीज़ें अगर हम यहाँ पे जाते हैं Node.js में जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि 200 प्लस 600, नीचे एग्जीक्यूशन दिखाई दे गया, जैसे एंटर करेंगे वो आपका यहाँ पे आ गया। तो यही चीज़ें जो आपके इंजन यहाँ पे दिए, वही इंजन आपका यहाँ भी दिया गया है। कर रहे हैं मतलब वही लाइब्रेरी है तो करेगा नहीं, वही तो लाइब्रेरी है ये। ग्राफ भूल गए या ग्राफ याद हुआ है थोड़ा बहुत भी? वही कंपाइलर यहाँ भी यूज कर दिया गया है, तो जो काम वो करेगा वही काम ये भी करेगा। बल्क में फाइल को कन्वर्ट करना, समझो लॉजिक को थोड़ा सा, है ना। बल्क में चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को फास्ट काम करने के लिए। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो प्रेजेंट टाइम में क्लास में नहीं सीख पाओगे। आप ज्यादा रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हो, ठीक है। तो ये हमें काम करना है। यहाँ पे भी देखो क्या दे रहा है आपको, अनडिफाइंड दे रहा है, यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, सेम काम कर रहे हैं। अंतर ये है कि V8 इंजन से गूगल क्रोम ने क्या किया है कि ब्राउजर के लिए मॉडल रेडी कर लिया है, और वो मॉडल इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। जिसको बोलते हैं ना कि हम दो बताए थे ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह की ऑब्जेक्ट हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ब्राउजर के जो भी फीचर होंगे वो Node.js के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कस्टमाइज किया गया है, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि गूगल क्रोम ने क्या किया है कि जो V8 इंजन है उनको थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया और अपनी चीजें उसमें डाल दिया है ना। लेकिन वो कोर मॉड्यूल को क्या किया है कि Node.js के अंदर यूज किया गया है, तो उसके अंदर ब्राउजर के जो भी फीचर होंगे वो नहीं चलेंगे, जो कस्टमाइज होंगे वो नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम करते हैं अलर्ट चलाते हैं, अलर्ट हमने चलाते हैं तो अलर्ट में एक मॉडल वगैरह पूरा बन के आ रहा है ना, क्योंकि गूगल ने अपना क्या किया है, कस्टमाइज मॉडल वगैरह सब बनाया हुआ है। लेकिन अगर यही चीज़ें यहाँ पे जाके लिखोगे अलर्ट, और यहाँ पे हम चीज़ें देते हैं तो क्या कहेगा कि रेफरेंस एरर अलर्ट इज नॉट ए डिफाइंड, यहाँ पे है ही नहीं।
तो जितने सारा चीज़ें अगर गूगल ने अपना लाइब्रेरी के अंदर कस्टमाइज किया होगा वो फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। गूगल के जितने भी यहाँ पर कस्टम मॉडल्स होंगे वो नहीं मिलेंगे, ब्राउजर के मॉडल्स होंगे वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोर लाइब्रेरी मिलेगी। यहाँ पे मिलावटी बिल्कुल भी नहीं है। गूगल ने क्या कर लिया, थोड़ा सा मिलावटी भी बना लिया अपना है। प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट चलाओगे कहाँ? अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो कहाँ चलाओगे? रन अगर ब्राउजर में करोगे तब था, ब्राउजर का फीचर यूज कर लेना वहाँ पे। जब ये कोड रन ब्राउजर पे होगा फिर वहाँ पे ब्राउजर के फीचर काम कर जाएंगे, बट यहाँ यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ कोर फीचर ही काम करेंगे बिना मिलावटी के, 100% प्योर जावास्क्रिप्ट, कोई मिलावटी नहीं है इसके अंदर, है ना। कोई कस्टमाइज चीज़ें नहीं है। आपको अपना बनाना है तो आपको इनको मिला के अपना खुद बना सकते हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे हम कर दें कि अगर हम कंसोल यूज़ करते हैं, कंसोल में यहाँ पे प्रिंट करते हैं, अच्छा हमने ओके नहीं किया यहाँ पे इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं ना। हमने यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंसोल और हमने प्रिंट करा दिया। तो कंसोल के सारे फंक्शन है ना, क्लियर, कंटेंट, काउंट, ये सब चीज़ बहुत सारे कंसोल के फंक्शन दिए गए हैं। इनमें कुछ ऐसे फंक्शन, कुछ फंक्शन तो यहाँ पर है तो बिल्कुल प्योर है जावास्क्रिप्ट में, कहीं भी काम करेंगे, चाहे वो नोड हो चाहे वो ब्राउज़र हो, कहीं भी काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जो कस्टमाइज है इसके अंदर, जो सिर्फ ब्राउज़र पे ही चलेंगे। और ये चीज़ अगर हम यहाँ भी देते हैं तो यहाँ पर भी जैसे लिखेंगे कंसोल, ये पूरे कंसोल के फंक्शन यहाँ भी दिए हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो यहाँ पे हैं बट यहाँ नहीं है, ठीक है। कुछ फंक्शन एक दो मिलेंगे क्योंकि गूगल क्रोम ने क्या किया है, उनमें कुछ ना कुछ अपना एक दो चीज़ें इंजेक्ट कर दिया है बना करके। तो यहाँ पर से लॉग भी है। अच्छा, इसमें जो दिया गया है तो एक GUI फॉर्म में दिया गया है, जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे एफ लगा दिया, बना दिया है। और इसमें क्या लिखा है, पूरा कोर कंसेप्ट जैसे फंक्शन लिखते हैं वैसे फंक्शन पैरामीटर दिया गया है। एक लॉग क्या है, फंक्शन है, फॉर्म क्या है, फंक्शन है, डायरेक्टरी फंक्शन है, ये सब क्या दे दिया, एफ लगा दिया। एफ का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, इसको क्लियर करना होगा तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर, हम क्लियर करते हैं ना, क्लियर, क्लियर, और क्लियर एक फंक्शन है, करेक्ट क्लियर है ही नहीं हमारे पास, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज़ हम क्या कर दें, यहाँ पे जाके कर दें क्लियर, क्लियर फंक्शन है वहाँ पे। क्लियर जो दिया गया वो क्या है, कस्टमाइज है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखते हैं कंसोल डॉट, कंसोल हमने कर दिया, यहाँ पे करते हैं, इसको अगर क्लियर करना होगा तो यहाँ पे एक दिया गया है कंसोल डॉट क्लियर, इससे भी हम कर सकते हैं और क्लियर से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जाओगे तो कंसोल डॉट क्लियर काम करता है, कोई क्लियर फंक्शन यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट क्लियर, तब जाके क्या होगा, ये क्लियर होगा। आफ्टर द क्लियर यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, ये अनडिफाइंड, और आफ्टर द क्लियर ये भी क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। तो कुछ फंक्शन यहाँ पर मिलावटी है, यहाँ पर मिलावटी नहीं है। समझ में आ गया कि कोई डाउट है? तो काम आपको प्योर जावास्क्रिप्ट पे करना है और जावास्क्रिप्ट कंपाइल करने का काम करता है, और कोई काम नहीं है इसका, कोई रोल ही नहीं है और से। अब इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन रन कराना है। जैसे आप यहाँ पे अपने ब्राउजर के ऊपर अपने एप्लीकेशन को रन कराते हो, वैसे ही आपको क्या करना है, नोड के ऊपर अपने एप्लीकेशन को रन कराना है। समझ में आया? तो फ्लैग जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टकट होता है। जैसे यहाँ देखो, अगर हमें देखना है कि हमारा Node.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे,
हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल नोड हाइफन वी वर्जन करेंगे। अच्छा नोड से ही पूछ रहे हैं कि नोड का कौन सा वर्जन है, किसमें टाइप कर रहे हैं हम, नोड के अंदर, और नोड से ही पूछ रहे हैं तो भाई आप बताओ कौन सा, तो ये नहीं बताएगा, कौन बताएगा, सीएमडी बताएगा। सीएमडी से पूछोगे तो बताएगा कि अच्छा हमारे यहाँ जो नोड इंस्टॉल है उनका कौन सा वर्जन है, नोड नहीं बताएगा। नहीं, कोई अपने से बड़ाई करता है, दूसरा ही बड़ाई उसका करता है, तो नोड अपनी बड़ाई अपने आप नहीं कर रहे कि हम कौन से हैं। तो इसको पूछना होगा तो आप इसके जो पेरेंट है सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल है, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कि नोड हाइफन वी, इसका वर्जन कौन सा है, 18.89 है ना। वर्जन चेक करना होगा किसी का भी, जरूरत नहीं है कि आप नोड जिस पे वर्जन चेक करो, किसी का भी वर्जन चेक करना होगा नोड के ऊपर, तो आप यहाँ पे नोड लगा के, और अब मतलब जो भी होगा, अगर npm होगा या कुछ फाइल सिस्टम होगा तो उनका फाइल का नाम देकर उनका वर्जन चेंज कर सकते, चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, वर्जन चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाइफन वी। किसका, नोड का करना होगा तो नोड हाइफन वी, किसी और का करना होगा तो हाइफन वी लगा देना। हाइफन वी जो दिया गया वो एक शॉर्टकट है ना। इसको अगर हमें पूरे फुल फॉर्म में लिखना होगा, जो मैंने बताया कि अभी जो हमने यूज किए हैं यहाँ पे वो किए हैं फ्लैग, ये फ्लैग है, शॉर्टकट है। इसको अगर पूरे फुल में यूज करना हो तो हम लिखते हैं यहाँ पर नोड हाइफन हाइफन वर्जन, तो भी वही बता रहा है, नोड हाइफन हाइफन करके वर्जन लिखे हो गया, उसका फुल फॉर्म है, और नोड हाइफन भी उसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म को ही हम यहाँ पर फ्लैग बोलते हैं। बिल्कुल, कमांड लाइन है, कमांड में तो अगर एक भी कमांड गलत हो गया, आप किसी को यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हो, एक एक्स्ट्रा लगा दो उसके अंदर, पासकोड अगर दिया गया है, पासकोड आपका 4 का दिया गया, आप 6 लगा दो, लेगा, कमांड है वो क्या, तो वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो कैरेक्टर ही हो गया, वो कैसे लेगा, लेगा। फोन ओपन कर रहे हो, पासवर्ड डाले हो, एक एक्स्ट्रा डाल दो उसके अंदर, चलेगा। तो कमांड में आपको एग्जैक्ट कमांड देने होते हैं, कोई भी कमांड इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना रूट अलग ही पकड़ लेगा, वो अलग रूट में चला जाएगा कमांड आपके। तो कमांड में बिल्कुल केयरफुली आपको कमांड देने होते हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कमांड में, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे दे रहे हैं, अच्छा कितने देखने हैं, ऐसे बहुत सारे हेल्प हैं जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अगर आपको हेल्प देखना है इसमें क्या क्या शॉर्टकट है जिससे हम हेल्प फाइल ओपन करते हैं, तो इसमें देना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोड हाइफन एच, क्या होगा, नोड का पूरा हेल्प ओपन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब इस हेल्प में क्या देखो दिया गया है, पूरा A to Z नोड का पूरा शॉर्टकट यहाँ पर दे दिया है, पढ़ना होगा, देखो यहाँ पर दिया गया है हाइफन, एक हाइफन का मतलब क्या होता है, ए स्क्रिप्ट रीड एज ए बाय डिफॉल्ट ऑफ, जो भी आपके यहाँ पर प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडेड, ठीक है, किस मोड पे काम करता है, अगर हम पहला लगाते हैं तो, है ना, इंटरेक्टिव मोड में काम करता है। तो फर्स्ट हाइफन का मतलब होता है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। अगर ये चीज हम डबल हाइफन लगाते हैं तो हम किस मोड पे काम करते हैं, है ना, इंडिकेट द एंड ऑफ नोड ऑप्शन। तो इसी चीज को आपको दिया गया, जिससे दिया गया आपको चेक करना है, तो या तो आप हाइफन सी कर दो या हाइफन हाइफन चेक यूज करो, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पर और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हेल्प के लिए हाइफन एच या हाइफन हाइफन एच, एच यहाँ पे दे दोगे, प्रिंट के लिए यहाँ पे देखो दिया गया है, आई के लिए हमने यहाँ पे वही वर्जन चेक किया था, एस इनटू, यहाँ पे देखो दिया गया है हाइफन वी कर दो, या फिर क्या करो यहाँ पर
नोड वर्जन, पूरा डिटेल मिल गया। नोड का पूरा कमांड लाइन चेक करना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -v8 हाइफन ऑप्शन। तो पूरे जो आपके नोड के क्या होंगे, v8 के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे ऑप्शंस क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे, इनको यूज करना होगा तो कैसे करेंगे यहाँ पे बताओ। नोड हाइफन हाइफन v8 हाइफन ऑप्शन यही है ना, पूरा का पूरा v8 इंजन की जो डायरेक्टरी है वो ओपन कर देगा यहाँ पे। पढ़ लो आप कितना पढ़ना है। हेल्प ओपन हो गया, इस साइट के अंदर हम हेल्प ओपन करते हैं ना, सारा हेल्प ओपन हो गया यहाँ पे, पूरा हेल्प के बारे में पढ़ लो। ये v8 इंजन का हेल्प है पूरा। कम है, मतलब ये देखो, ये जो दिया गया चीजें वो इसलिए दिया गया कि आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ लो, या फिर अगर आपको लगता है कि ब्राउजर से पढ़ना है तो ब्राउजर से पढ़ लेना। ठीक है, चलो हम इसको बंद करते हैं क्योंकि हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है अभी, और इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो हाइफन भी का मतलब समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म। या इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाइफन हाइफन वर्जन, इसको हम यहाँ पर फ्लैग बोलते हैं। फ्लैग को हम कैसे चेक करते हैं आप, तीसरी यहाँ पर चीज़ें, ऑनलाइन वाले सब गायब है, नहीं नहीं है, यस सर। यस सर। अभी हैं, सारे लोग हैं अभी, नेट नहीं है बट लोग हैं। ऐसा चल रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या करना है कि जब नोटजेस पे काम करेंगे, ठीक है, तो इस पे हमें मतलब कुछ जो चीज़ें जो लिखवाने वाली चीज़ें जो दिखाने वाली चीज़ें वो तो यहाँ पे चलेंगे नहीं, तो हमें यहाँ पर काम करना है। इसके अंदर एक फोल्डर आता है, ये देखो किसी और का बनाया हुआ एप्लीकेशन है। जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे हमारा क्या होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसके अंदर हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर परफेक्ट बनाते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताए कि आप फोल्डर एक बनाना, उसके अंदर क्या करना है, एक CSS का फोल्डर बनाना जिसके अंदर CSS की सारी फाइलें रख देना, एक JS का बनाना जिसके अंदर क्या करना, JS का रख देना, एक इमेजेस का फोल्डर बनाना जिसके अंदर इमेजेस रख देना, और बाकी जो HTML की फाइलें होगी वो आप यहाँ पे बाहर रख सकते हो। ये रूल है नॉर्मली प्रोजेक्ट का बनाने का स्ट्रक्चर है ये, लेकिन हम नए सिरे से करेंगे तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। रिएक्ट या एंगुलर या जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको ये बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसी के अंदर एक फोल्डर बनेगा जो कि आपके वेब का या आपके एप्लीकेशन का बिल्कुल सेंट्रलाइज होगा, वो एक ही होगा, दो नहीं बना सकते आप। और उस फोल्डर का जो नाम होगा वो नाम होगा यहाँ पर नोड मॉड्यूल, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। उसको आप छेड़ नहीं सकते आप, अगर छेड़ दोगे तो चलेगा नहीं, ना कोई पैकेज इसमें डाउनलोड होगा, और अगर कोई पैकेज होगा भी तो काम नहीं करेगा। नोड मॉड्यूल जो दिया गया है वो आपके जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, मैं ये नहीं करूँगी सिर्फ एक थी, आप एंगुलर पढ़ोगे, आप व्यू पढ़ोगे, आगे नोड पढ़ोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो इन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ दिया गया है, वो है नोड मॉड्यूल, कॉमन है। अगर इसमें से एस भी हटा दिए तो आपका सारा एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है कि आपके जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर होंगे। नोड मॉड्यूल क्या है, यहाँ पर एक मैं दिखाता हूँ चीजें, जैसे
जो रिएक्ट है या रिएक्ट है या एंगुलर है या जितने चीज़ें भी हैं सारे के सारे एक कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है। पढ़े है ना आपने, इसमें लिखा था कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सारे कंपोनेंट छोटे छोटे बनाए गए हैं। आपने इससे पहले पढ़े थे ना आपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या दिया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए थे। वही नेम बार बना दी एक छोटा सा कंपोनेंट, एक फुटर बना दिया छोटा सा कंपोनेंट, गैलरी बना दिया छोटा सा कंपोनेंट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कंपोनेंट बहुत सारे बने हैं। ये जो क्लाउड पर हमने बनाए चीज़ें, ये है आपका NPM, नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, जितने भी इस नोड के अंदर पैकेजेस दिए गए हैं, बहुत सारे पैकेजेस होंगे, इन सारे पैकेजेस को जब तक ये यहाँ है तब तक इनको हम बोलेंगे पैकेज। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक इसको हम क्या बोलेंगे, पैकेज। पैकेज है, नोड के पैकेज हैं। लेकिन जैसे इस पैकेज को हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो मॉड्यूल्स बन जाएंगे, वो मॉड्यूल बन जाएगा क्योंकि वो हमारे एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा पैकेज, उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल बन गया, एक पार्ट बन गया वो, जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन क्या है, डिपेंडेंट है। तो उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंट। ये सब नए नए वर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। हाँ जी, हाँ npm इंस्टॉल करके करना होता है। ठीक है, जैसे आपके जैसे मान लो हम क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर करते हैं ना। अगर मान लो ऐसे हम कंपेयर करें मोबाइल से, ये आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर क्या करते हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाते हो, प्ले स्टोर में। किसी से पूछने की जरूरत होता है कि भाई हम किराना दुकान पे चले जाएं, ये एप्लीकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा वहाँ पे। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तुरंत क्या चले जाते हैं प्ले स्टोर में, सबको पता होता है तो ये ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। पता ना उसमें कितने सारे एप्लीकेशन रखे हुए हैं, हर एक मोबाइल के लिए एक ही है। ऐसा तो नहीं कि सबके लिए अलग अलग होता है कि भाई किसी ने सैमसंग का लिया है तो उसके लिए प्ले स्टोर अलग है, कोई और मोबाइल लिया है तो उसके लिए प्ले स्टोर अलग है, या कोई बहुत महंगा फ़ोन लिया है उसके लिए प्ले स्टोर अलग है। चीज़ें तो वही है, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज हुआ है, वहाँ पे एप्लीकेशन तो वही मिलेंगे। अब कोई आईफोन यूज़ करता है तो उसके लिए व्हाट्सएप अलग है, और जो एंड्रॉइड करता है उसके लिए अलग है, सबके लिए तो एक ही है ना, प्लेटफॉर्म चेंज हुए। हाँ, तो ये जो चीज़ दिया गया है कि ये जो दिया गया जिससे आपका प्ले स्टोर होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, npm होता है। आपको जो भी पैकेज यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, जो आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, उस पैकेज को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। वो पैकेज आकर के आपके नोड मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। वो मॉड्यूल के अंदर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड आफ्टर द इंस्टॉल मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को आप क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करोगे। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल के लिए प्ले स्टोर होता है, ऐसे नोड के लिए एक यहाँ पर दिया npm, नोड पैकेज मैनेजर, जहाँ पे लिस्ट ऑफ पैकेजेस दिए हैं। जिस पैकेज की ज़रूरत होगा उनको आपको क्या करना है, कमांड के थ्रू उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, वो आपके यहाँ पे किस में आएगा, नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे नोड मॉड्यूल नहीं रहेगा, फोल्डर नहीं रहेगा, तो पैकेज इंस्टॉल ही नहीं होंगे, क्योंकि उसको चाहिए नोड मॉड्यूल। और ये इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब तक यहाँ रहेगा तब तक तो पैकेज है, भाई उसका कोई यूज ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब उस चीज़ को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए, और इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए, यूज़ करने के बाद हमारा क्या होगा, वो हमारे एप्लीकेशन का एक डिपेंडेंसी कहलाएगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन
उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे आप मान लो, जैसे पहले आप यूज कर रहे थे व्हाट्सएप, आपने पूरा पेज बना लिया, आपने सब कुछ रेडी हो गया, पूरा एप्लीकेशन रेडी हो गया, ठीक है, और बीच में क्या कर दे कि व्हाट्सएप वालों ने लिंक ही चेंज कर दिया अपनी, फिर आपका एप्लीकेशन चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? अब आपका जो एप्लीकेशन है उसके लिंक के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हो गया है, तो उसे बोलेंगे हम डिपेंडेंसी, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर क्या हो गया, डिपेंड हो गया, आपके एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी है वो। तो अगर कोई भी पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करने के बाद आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट और डिपेंडेंसी उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर npm का मतलब समझ में आ गया, नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, इसमें लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, लॉट्स, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, एक दो नहीं है, पता नहीं कितने सारे हैं, जिससे आपके प्ले स्टोर के अंदर होते हैं, आपको सिर्फ सर्च करना है, उनको यूज करना है। नोड मॉड्यूल्स का मतलब समझ में आ गया कि नोड मॉड्यूल्स क्या है। नोड मॉड्यूल्स हमारा क्या है, एक हमारे एप्लीकेशन का एक सेंट्रलाइज फोल्डर है, जिसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस होंगे, और उन्हीं पैकेज को हमारा सिस्टम यूज करेगा, एप्लीकेशन उसको यूज करेगा। नोड मॉड्यूल हमारा एक सेंट्रलाइज फोल्डर है, एप्लीकेशन का आपका मेन क्या है, मेन मेमोरी है भाई, उसमें से अगर कुछ भी रिमूव कर दिया आपने तो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आता है कि यूज करते हैं हम, यहाँ पर एक आता है पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन फाइलें आती है, जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम के अंदर होता है ना एंटीवायरस, रूल क्या होता है, चेक करते रहना, हाँ, ताकि तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा कौन सा है ये वायरस, किस फोल्डर के अंदर वायरस है, यही काम करता है ना एंटीवायरस, यही काम ये भी करता है एक तरह का। जैसे आपने पैकेज को इंस्टॉल करोगे ना, उसका क्या नाम है, उसका क्या वर्जन है, उनके कितने सब पैकेजेज हैं, उन सब का लिस्ट क्या करता है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता है, और वो किस में रखता है, किस फॉर्मेट में रखता है, वो जेसन फॉर्मेट में रखता है। यानी कि एक तरह का आपके एप्लीकेशन का क्या होगा, ये गार्ड है कि भाई अगर इस एप्लीकेशन के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर, और ये हमेशा जो होता है पैकेज डॉट जेसन, ये आपके इस मॉड्यूल से बाहर होता है, इस मॉड्यूल से क्या रहेगा, हमेशा बाहर रहेगा, कि भाई इस मॉड्यूल के अंदर कोई भी एंट्री करेगा, सबसे पहले अपना नाम और अपना वर्जन बताएगा कि कौन सा है, ठीक है, और वो रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, और तब जाकर के यहाँ पे एंटर होगा। अगर ऐसा कोई मॉड्यूल जो आपको देखना है कि भाई इसमें है या नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, आप एक एक करके तो देख नहीं पाएंगे, स्टार्टिंग में ही तकरीबन आपको 1400 मॉड्यूल क्या करते हैं, इंस्टॉल करता है, तो उसके बाद भी हम ऊपर से क्या करते हैं, मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, इसमें तो बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे। तो आपको जो मेन मॉड्यूल है, जो आपके एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी है, उसको चेक करना होगा, तो आप पैकेज डॉट जेसन में जाके चेक कर लो, अगर यहाँ पर है दैट मीन्स कि यहाँ पर मिलेगा, अगर यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये ट्रैक करने का काम करता है पैकेज डॉट जेसन। ऑनलाइन है या फिर पेज रिफ्रेश हुआ है अभी? है सर अभी तो। अच्छा अभी तक आ रही सर वीडियो, आ रही है बात। ठीक है, तो बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन का रोल यही होता है कि आपको लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखना और इन्फो के लिए। मान लो हम एग्जाम्पल हमारे एप्लीकेशन है, ठीक है, ये देखो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हमने कोई भी चीज़ें क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ से लिए और इसमें से हमने क्या कर लिया, कोई भी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया, कोई भी पैकेज ले लिया। मान लो हमने यहाँ पर हमारा एक BS यानी कि बूटस्ट्रैप का एक पैकेज है, जो पैकेज को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। और इस पैकेज, ये जो पैकेज है, इस पैकेज के ऊपर भी बहुत सारे पैकेजेस क्या हैं, डिपेंडेंट है, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनका लिस्ट तो हमें पता है कि भाई इनका लिस्ट किसको रखना है, जेसन को रखना है, क्योंकि ये मेन है। इनका इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगा, जेसन के पास रहेगा। लेकिन ये जो दिए गए हैं, इनका इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, ये तो मेन तो है नहीं ना, ये तो इनके साथ में आए हैं। तो इनके लिए बना दिया यहाँ पर पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल, ताकि इन सब का इन्फॉर्मेशन क्या रखो, इनका इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, पैकेज डॉट जेसन रखेगा, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन रखेगा। तो मेन जो होगा, मेन एप्लीकेशंस का जो मतलब रिकॉर्ड्स हैं वो आपके जेसन के पास होंगे, पैकेज डॉट जेसन के पास होंगे। और मेन एप्लीकेशन के जो सब एप्लीकेशंस होंगे या सब मॉड्यूल्स होंगे, उनका रिकॉर्ड किसके पास रहेगा, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के पास रहेगा। लॉग का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि लॉग करना, आप इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। अगर इनको छेड़छाड़ कर दिए, इनमें आप कोई भी चीज़ चेंज कर दिए, तो इसके वजह से ये नहीं चलेगा, और ये चल गया, ये नहीं चलेगा, तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सब चीज़ें, है ना। समझ में आ गया, लॉग डॉट जेसन फाइल है। चलो, हमने जाए या नहीं जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम तक तो क्लास हो ही गया है, नहीं कुछ समझ में आया चीज़ें, यस सर। प्रैक्टिकल करनी है सब चीज़ें। एक बार देखें चलता है, नहीं चलता है। अभी तो थ्योरी बहुत है, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन सारी थ्योरी करा देंगे तो आधा अधूरा समझ में आएगा, आधा ऐसे ही रह जाए। ठीक है, कोई नहीं, आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कराएंगे और देखेंगे चीज़ें। इसका ये क्या नाम है, गिट का, जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हो वैसे गिट का भी अकाउंट। गिट बैश जो दिए गए ना यहाँ पे, वो बेसिकली एक छोटी सी आईडी है जिनका काम है डेटा को ट्रांसफर करना, है ना। तो डेटा को हम ट्रांसफर, क्योंकि हम मेल नहीं भेजेंगे। अब वो सोचो कि अब इतनी सारी जेस फाइल, एक जेस फाइल को मेल करने के लिए हमें कितनी मुश्किल करना पड़ता है, फाइल को कन्वर्ट करो, क्योंकि जेस फाइलें मेल पे नहीं जाती है।
सोचो कि नोड के अंदर हमारे पास कितने सारे मॉड्यूल होंगे, सब जेएस के ही होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम गिट के थ्रू आपको भेजें, इसलिए आपको गिट का अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में गिट का अकाउंट क्रिएट करके आना है आप लोग। कुछ भी ना लाइब्रेरी है ना फ्रेमवर्क, वो एक इन्वायरमेंट है, एक आईडी है। जैसे आपका वो दिया गया है VS कोड, एक तरह का दिया गया है जहाँ पे आप कोड रखते हो और लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाते हो, जस्ट वैसे ही है, कंपाइलर है वो। सबके पास खुद के मॉड्यूल है, उनको कॉल कराएंगे, उनको रन करेंगे, कैसे रन करेंगे। तो उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनका अपना खुद का सब सर्वर, खुद का अपना मॉडल, एक ही जगह है, बिल्कुल वही है। बट वही है कि आपको पहले बनाने का तरीका अलग था। हाँ, एक अलग से इंस्टेंस रेडी करने और एक ही चीज में सब कुछ बनाने, आपको अलग अलग से यूज करना। वही है, इसी को बोलते हैं मॉडल टेक्नोलॉजी। कि पहले हम अलग अलग, अब इससे पहले मैंने सिखाया था बेसिक है। नोड.जेएस किसी बहुत